ना। चलो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोलो। यस सर। दिस इज 3 डायमेंशनल वेव, ओके। तो यहाँ पे अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए। दिस इज कोई भी वेव है तो उसको आप या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट या प्रोपगेशन डायरेक्शन को डायरेक्टली बता सकते हो। तो एन के वेक्टर शो द प्रोपगेशन डायरेक्शन, जो मैंने कल आपको शो बता ही दिया था कि यहाँ पे ए वेक्टर यहाँ पे शो करता है, दिस इज द फील्ड कंपोनेंट, ओके। और पी का मतलब क्या है, दिस इज द प्लान। आप जैसे अपनों ने जेड बराबर 0 प्लान देखा रहता है, ठीक है, देखा है ना, जो कि एक्स वाई प्लान को शो करता है। तो ये आर्बिट्रेरी प्लान है जो कि तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड तीनों में, लेकिन केवल एक ही कोऑर्डिनेट को शो करता है, जो यहाँ पे एक पॉइंट पी अपनों ने लिया है जो एक्स वाई जेड को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस प्लेन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है एक वेव जा रही है, आपको दिख रहा है ना, ये एन कैप वेक्टर जो शो करता है वेव डायरेक्शन। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इससे इस प्लेन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फेज प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने 12th में देखा ही होगा, डायरेक्शन कोसाइंस का नाम सुना है। यस सर। 3D लाइन होती थी आपके, बताओ आपको, एक चैप्टर था 3D लाइन का, यस सर। है ना। तो उसी 3D लाइन में आप जो भी एक लाइन रहती थी जिसे 3 डायमेंशनल में आप ड्रॉ करते थे, उसके बाद एक्स वाई जेड से 3 एक्सिस रहती थी, उन 3 एक्सिस से एक एंगल आता था, मतलब हर एक एक्सिस एंगल देती थी, जिसे 5x 5y और 5z से रिप्रेजेंट करते थे। और इनकी जो कोसाइन लेते थे तो वो क्या शो करती थी, दिक्कोज्जाय, पता है ना, डायरेक्शन कोसाइन, ऐसा उसको नाम दिया जाता है, हिंदी में उसको दिक्कोज्जाय बोलते थे, और डायरेक्शन कोसाइन उसको इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो यहाँ आप देख भी सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे एन कैप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कोस फाइव एक्स कैप एक्स। इसी प्रकार से फॉर वाई डायरेक्शन के लिए कोस 5y वाई कैप और कोस 5z जेड कैप। तो ये तीनों डायरेक्शन का जो वेक्टर है, इसे ओपी वेक्टर से भी, ओपी वेक्टर से एन कैप वेक्टर से शो कर सकते हैं। और एक ओपी वेक्टर रहता है जिसे अपन बोल सकते हैं योर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड में, एक्स एक एक्स, वाई एक वाई और जेड एक जेड, और सब में साइन है प्लस का, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो की हुई है जो डायरेक्शन बताती है, यही आपको है ना एग्जाम में लिखना है, ध्यान रखना है ना, अगर आपको 3 डायमेंशनल में आर्बिट्रेरी वेव आया तो इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग करनी है। नाउ एन के वेक्टर जो शो करता है वो यूनिट डायरेक्शन शो करता है, जो अपन आल्सो कह सकते हैं कि दिस इज द प्रोपगेशन डायरेक्शन और प्रोपगेशन कांस्टेंट एज वेल, ओके। So this is the actually directly representation of any arbitrary direction electromagnetic wave, ठीक है। तो this is the propagation constant, you can also say. Now second thing क्या है, OP वेक्टर मैंने बताई दिया आपको, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। और अपनों को पता है, मैंने k डॉट एन कैप की जगह आप ये भी शो कर सकते हो, एन कैप इज नथिंग बट द k प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो k डॉट अपनों ने लास्ट टाइम भी एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन किया था OP पोजीशन वेक्टर का, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे ये जो चीज है, डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा, डायमेंशनलेस, सो इट इज गिविंग ओनली एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो फर्दर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी जनरेट होकर आ जाएगी, दिख रहा है ना आपको, x cos 5x प्लस y cos 5y प्लस z cos 5z इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट, ये स्केलर क्वांटिटी आती है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है, ओके। नाउ फेज ऑफ द प्लान क्या होगा, देखो ये जो प्लान, ये जो लास्ट टाइम मैंने अभी स्ट्रिप बताया ना, तो ये किसी ना किसी फेज एंगल के ऊपर सिचुएटेड होगा, तो उसी को अपन यहाँ पे कांस्टेंट फेज प्लान बोलते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट फेज प्लान का मतलब ये है कि इनकी तीनों की जो डायरेक्शन है, एंगल है, वो कांस्टेंट है, इसलिए वी आर सेइंग कांस्टेंट फेज प्लान। नाउ क्या रह गया, अब यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बता ही दिया था लास्ट टाइम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नोट। यहाँ पे ई नोट क्या है पता है ना आपको, ई नोट एक्स प्लस ई नोट वाई, वाई में डायरेक्शन और तीनों तीनों डायरेक्शन का इसमें डायरेक्टली मैंने बता दिया है, मतलब डायरेक्टली इसी में ही है, तीनों वेक्टर है ना। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी ई नोट से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। और फर्दर क्या है, अगर ये जो वेव है एयर स्पेस में चल रही है, यानी कि एयर या वैक्यूम में चल रही है, तो उस केस में अल्फा 0 होगा, तो अपन केवल बीटा ही कंसीडर करेंगे।
ठीक है, तो बीटा का साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका, तो एन डॉट आर कैप वेक्टर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये वाली पूरी क्वांटिटी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और ये वाली भी मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है और प्रोपगेशन कांस्टेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना रहता है, 0 रहता है, बिकॉज ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और प्रोपगेशन डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है, दैट्स व्हाई द डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि यहाँ पे शो करते हैं 90 डिग्री एंगल पे, ओके। नाउ फर्दर इसमें क्या रह गया है, तो वेव वेक्टर को अपनों को लास्ट टाइम मैंने बता दिया था k इक्वल टू बीटा एन कैप वेक्टर। बीटा के साथ तो मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, k बराबर बीटा, लेकिन जब डायरेक्शन के साथ लेते तो एन कैप वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। और एन कैप वेक्टर मैंने बता दिया है आपको कि एन कैप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में। नाउ फर्दर आप यू कैन मल्टीप्लाई देम, और आप इसको ऐसे बता सकते हो कि दिस इज द प्रोपगेशन डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज द प्रोपगेशन डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन, और प्रोपगेशन डायरेक्शन इन जेड डायरेक्शन। लास्ट टाइम मैंने बताया था k वेक्टर इज इक्वल टू k x a कैप x k y a कैप y प्लस k z a कैप z होता है ना, बोलो हेलो। यस सर। यस, तो वही चीज को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको जब एग्जाम में आप लिखो तो इस प्रकार से आपको राइट करना है, इसलिए मैंने आपको पीडीएफ बना के भेज दिया इस चीज का। नाउ फर्दर क्या है, ये चीज हम लोगों ने देख ही लिया है, ई नॉट हमेशा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा 0 रहेगा, इसके ऊपर गेट ने भी क्वेश्चन पूछा है ना, मैंने बताया भी था आपको। चलो, तो दिस यू कैन, इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और फर्दर आप चाहो तो मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके भी उसको ड्राइव कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बता भी दिया है। एक मिनट है ना, ये थोड़ी बड़ी दिक्कत देता है। सर ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी मतलब बुक सही रहेगी, जो आपने भेजी थी वो वाली, या फिर जो हाँ हाँ, जो आपने भेजी एक उसमें बार पूरा और दूसरी ट्रांसमिशन भेजी? लाइन है, चिंता मत करो, मैं पढ़ा अच्छा, जो दूंगा आपने अभी। दूसरी जो भेजी है। हाँ, अरे नहीं नहीं, जो मैंने भेजी है ना, दोनों एक ही बात है, आप दोनों को कंसिडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि सब में फॉर्मूला वगैरह सारे सेम रहते हैं, बस मेथड अलग अलग रहती है, यानी उनको डेरिवेशन करने की। ओके, मैं आपको बता दूंगा, ऐसी बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको ट्रांसमिशन लाइन। आपकी एग्जाम कब से स्टार्ट है? जनवरी से होगा सर। जनवरी से ना, तो भी 1 मंथ पूरा है अपने पास, 1 मंथ में पूरा कवर करवा देंगे आपका चैप्टर, है ना, ठीक है। ओके सर। ओके, हाँ, अब तो यहाँ पे आपने ये देखा ही है, एक मिनट यार, यहाँ तक वो ना हो गया है ना, तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, दिस इज योर मैक्सवेल इक्वेशन। तो इस मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ड्राइव कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था लास्ट टाइम आपको, कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है फॉर फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ ई नॉट वेक्टर को इन्होंने एज ए एक्सपांड करके लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और जे के डॉट आर वेक्टर तो आपको पता ही है, जे के डॉट आर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर वेक्टर इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ होता है ना एक्स वाई जेड, तो वही है। और डॉट के वेक्टर क्या है, प्रोपगेशन डायरेक्शन, ठीक है। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सेम वे में आप मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, एक मिनट है ना। ओके, नाउ अब क्या कह रहा है, अब क्या कहना चाहता है ये। ओके, this is the nothing but the derivation, so you can follow this derivation to represent the electromagnetic wave। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो टू गेट द फेजर फॉर्म। तो डी बाई डी एक्स इज नथिंग बट द फेजर फॉर्म माइनस जे कैप एक्स, आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। सिमिलरली इन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में भी आप जे कैप एक्स को ला सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने शो भी किया हुआ होगा आई थिंक सो। तो तीनों डायरेक्शन में आप ये देख सकते हो कि डी बाई डी वाई रिप्रेजेंट माइनस जे के वाई, दिस इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। सिमिलरली जेड डायरेक्शन का माइनस जे के जेड हो जाएगा। और आप जब इनको पुट करोगे, इनको सोल्व करोगे, तो के डायरेक्शन यहाँ पे आ जाती है, जो अपनों ने लास्ट टाइम इस फॉर्मूला को मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आप डायरेक्टली 1 बाय ओमेगा म्यू के क्रॉस ई वेक्टर में लिख सकते हो। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर इट। ओके, क्लियर है? आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो इसके बारे में, बोलो। यस सर। या तो ये डेरिवेशन है। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो ये ना बता ही दिया, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ड्राइव कर सकते हो। अगर ये डेरिवेशन आपसे पूछे तो ड्राइव दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in terms of propagation constant, so this is the derivation for it. Okay, it's very simple.
और वापिस से वही चीज को इन्होंने अगेन रिप्रेजेंट किया है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ई नोट वेक्टर यहाँ पे है, जो तीनों फील्ड कंपोनेंट को बता रहा है, मतलब तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। ओके, और दिस इज द वेव इक्वेशन, जो पूरा एक्सपांड करके लिखा हुआ उन्होंने, तो आप यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अपनों ने जो इक्वेशन पढ़ी है केवल प्लान वेव की केवल सिंगल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अपने जब इक्वेशन देखी थी तो क्या होता था, e टू द पावर माइनस बीटा एक्स या माइनस बीटा जेड होता था। ठीक है, तो वो केवल या तो जेड डायरेक्शन में होती थी या फिर एक्स डायरेक्शन में होती थी। लेकिन अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल में तो एक फेज एंगल यानी कि फाई एक्स फाई वाई और फाई जेड भी पिक्चर में आ जाता है। तो इस फाई एक्स फाई वाई फाई जेड के ऊपर आपका नया बीटा जनरेट होकर आता है, जिसे अपन बोलते हैं कि बीटा जेड। और प्रोपगेशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट इन जेड डायरेक्शन, और फेज कांस्टेंट इन एक्स डायरेक्शन, और फेज कांस्टेंट इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेव यहाँ से ही निकला हुआ है, देख सकते हो ना आप। दिस इज बीटा का मल्टीप्लाई कॉस फाई एक्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, दिस इज द बीटा इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज द बीटा इन वाई डायरेक्शन, और दिस इज द बीटा इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो आपनों ने ये चीज पढ़ी हुई है, तो इसी से अपन एक चीज और डिफाइन कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको प्लान वेव की, एक मिनट है ना, कहाँ गया, या लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वेलोसिटी कैसे दी जाती है, ओमेगा बाय बीटा फेज वेलोसिटी। ओके, याद है आपको, और ई नॉट, यस सर। ई नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ बीटा जेड, दिस इज अगर बीटा जेड और एक एक्स डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। ओके, फॉर प्लान वेव इन सिंगल डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी फेज वेलोसिटी ऐसे दी जाती है। लेकिन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के लिए, आर्बिट्रेरी वेव के लिए आपकी जो वेव इक्वेशन है वो कैसे दी जाएगी, और फेज वेलोसिटी कैसे दी जाएगी, वो vx से दी जाएगी, जहां पे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, vx अगर यहाँ पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू बीटा एक्स हो जाएगा। क्लियर है आपको, और बीटा एक्स है तो बीटा एक्स की वैल्यू कितनी, किसके बराबर है, बीटा इंटू कोस फाई एक्स। समझ में आ गया आपको। सिमिलरली आप यहाँ पे दूसरों के लिए भी बता सकते हो, दिस इज द प्रोपगेशन फेज वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो वीपी जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने केवल वी जेड से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो आप चाहो तो उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको पता है दिस इज आल्सो इक्वल टू वी नॉट अपॉन कॉस फाई जेड, वी नॉट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, पता है ना, ओमेगा बाय बीटा, दो टर्म आती है, वेलोसिटी और इंट्रिंसिक वेलोसिटी भी बोलते हैं समटाइम्स इसको, इंट्रिंसिक वेलोसिटी और मीडियम वेलोसिटी। ठीक है, और वी नॉट आल्सो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट जल्दी बताओ, वी नॉट अगर फ्री स्पेस में चल रहा है या फिर किसी मीडियम में चल रहा है, तो वी नॉट बराबर सी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, है ना, पता है ना। तो दिस क्वांटिटी यस सर। बराबर हो जाएगी। चलो, अब इसी प्रकार से तीनों की तीनों डायरेक्शन आप यहाँ पे ला सकते हो, तीनों की तीनों वेलोसिटी यानी कि तीनों फेज वेलोसिटी आप लिख सकते हो, जो कि वीपी है, वी और एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो ये फॉर्मूला सिंपल है, तो आपको फेज वेलोसिटी इसको इस टर्म में लिखना है, हमेशा ध्यान रखना, फॉर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के लिए अगर वहां पे मेंशन है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, जो cos फाई एक्स होता है, cos फाई एक्स की वैल्यू जो रहती है वो 0 डिग्री पे 1 रहती है, और 90 डिग्री पे कितनी रहती है, 0 डिग्री 0 रहती है ना। तो अब मेरी बात सुनो, जब 90 डिग्री एंगल होगा फाई एक्स का, तब वीपी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। आ गया ना, इनफाइनाइट। यानी कि जब भी फाई वाई और फाई जेड की वैल्यू 90 डिग्री होगी, उस केस में जो फेज वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट। ठीक है, और मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, इसलिए v नॉट होती है। क्लियर हो गया। जो फेज वेलोसिटी होती है, जो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में चल रही है आपकी वेव, उसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू रहती है वो v नॉट से लेके इंफिनिटी तक रहती है। यानी कि आप अगर एयर मीडियम की बात करें तो v नॉट इज इक्वल टू c, c इज नथिंग बट द 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड टू इनफाइनाइट। इट मींस जो फेज वेलोसिटी वो इंफिनिटी तक जाती है, पर प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, हमेशा ध्यान रखना। प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल है क्या, किसी वेव की वेलोसिटी इंफिनिटी हो जाए, बोलो यार। नो सर। यस, तो इट इज ओनली फॉर, यहाँ पे एक केवल फेज चलता है, फेज को अपन देखते हैं। एक्चुअली इस चीज को ना हो ऐसा ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ग्रुप वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस केस में क्या होता है,
जो cos phi y z है उसका मल्टीप्लीकेशन v नोट में होता है, नीचे डिवाइड की बजाय v नोट में ऊपर किया जाता है। अभी देख ही लेंगे उस चीज को भी अपन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो ये एक्चुअली दो प्लान है, एक दिस इज फर्स्ट प्लान और दिस इज सेकेंड प्लान। और यहाँ पे जो है प्रोपोगेशन डायरेक्शन शो किया गया है, वेलोसिटी का रखा गया। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी वेव वेक्टर, ओके, जहाँ पे आपकी वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, है ना। और ए डैश और बी डैश क्या है, दिस इज द पॉइंट एट द फर्स्ट प्लान और दिस इज द पॉइंट ए डैश इन सेकंड प्लान। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है v जो है वेलोसिटी ए डैश के अकॉर्डिंग जब चलती है, तब वहां पे जो वेलोसिटी होती है ना वो लेस देन रहती है किसके, c के, यानी c यानी 3 × 10⁸, जिसे ग्रुप वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो vgz g से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप वेलोसिटी को, तो vgz इज इक्वल टू होता है v नॉट cos phi z। और जो फेज वेलोसिटी रहती है ना, वो फेज वेलोसिटी यहाँ पे रहती है, एग्जिस्ट करती है किसमें, इस जेड डायरेक्शन, इस प्लान में एग्जिस्ट करती है, ओके। तो सिमिलरली आप ग्रुप वेलोसिटी को एक्स वाई जेड टर्म्स में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे जेड टर्म में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ऐसे चाहो तो एक्स वाई डायरेक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, और लास्ट में मैंने जो बताया वो फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो अब यहाँ पे cos phi की x की वैल्यू 0 से 90 डिग्री जब वेरी करोगे तो v नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, और 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी 0 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 से v नॉट इसकी वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू फॉर द ग्रुप वेलोसिटी। चलो, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी भी हो गई आपकी आर्बिट्रेरी वेव की। और हाँ, फर्दर आप चाहो तो ये भी शो कर सकते हो कि दिस फेज वेलोसिटी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी और ग्रुप वेलोसिटी टेंडिंग टू 0। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाता है तो vp इंटू vg का मल्टीप्लाई करोगे तो v नॉट स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर फ्री स्पेस की बात करो तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, c इज नथिंग बट द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हो, क्योंकि cos phi x से cos phi x कट जाएगा, ओके। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेगा और रिमाइनिंग में क्या बचेगा, v नॉट स्क्वायर। तो आप इसे प्रूव भी कर देना। तो ये ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बारे में अगर पूछे एग्जाम में तो आप इसको बता दें, ओके। नाउ फर्दर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मैंने बता दिया था कि किसी मीडियम में अगर वेवलेंथ है तो वो 3 डायमेंशनल, अगर 3 डायमेंशनल में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है तो तीनों डायमेंशनल में आप आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसकी वेवलेंथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है cos phi x एंगल, दैट्स व्हाई द वेवलेंथ आल्सो डिपेंडेंट ऑन cos phi x एंगल। सिमिलरली आप लैम्डा y लैम्डा z भी लिख सकते हो, ओके। ओके, तो ये तो इसके बाद तो मैंने सारा आपको बता ही दिया था कि मीडियम फर्स्ट है, और आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रकार से इंसिडेंट करती है एट द एंगल ऑफ थीटा आई, फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर पार्शियली ट्रांसमिट होती है। और तो इसी प्रकार यहाँ से 3 एंगल भी बनते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे शो नहीं किया, तब चाहो तो शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे आप शो भी कर सकते हो। दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंगल, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज थीटा एक्स एंगल। सिमिलरली थीटा वाई एंगल का होगा वाई डायरेक्शन में, और जेड एंगल जेड डायरेक्शन में होगा। चाहो तो शो कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। और मैंने बता दिया था β1 और β2 इन दोनों मीडियम में क्या होता है, बिकॉज दिस इज β1 और β1 और β2 दोनों ही डिपेंडेंट पैरामीटर एंड μ1 और एप्सिलॉन, यानी कि मीडियम पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए β1 और फेज कांस्टेंट दोनों के अलग अलग होते हैं। ये मैंने बता ही दिया था। और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी इंटरफेस यानी कि आर्बिट्ररी डायरेक्शन में टकराती है तो कोरोगेटिव सरफेस बनाती है, इस प्रकार से वो वहां पे मूव करती है वेव। तो आप यहाँ पे इसे शो कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 डायरेक्शन हो सकती है, कि एक डायरेक्शन तो थीटा यहाँ से हुआ, दूसरा यहाँ से हो सकता है, तब भी उसी केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव रहेगी वो सेम ही रहेगी, और अगर यहाँ से भी टकराएगी तब भी सेम ही रहेगी, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज, हाँ। और ये जो प्लान रहेगा जिस से ये टकराई है उसको बोलते हैं फेज ग्रेडियंट। व्हाई फेज ग्रेडियंट, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन माइनस बीटा साइन थीटा। ये अपने ड्राइव भी किया था लास्ट टाइम, माइनस β1 साइन थीटा आई, डिफरेंट डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट अपने ड्राइव किया था। उस केस में ये β1 साइन थीटा आई भी आया था, उसे बोलते हैं फेज ग्रेडियंट बोलते हैं। फिर फेज ग्रेडियंट यानी कि यहाँ पे थीटा आई के रिस्पेक्ट में β1 चेंज होता है, ओके। इसलिए अपन बोलते हैं यहाँ पे β1 sin थीटा आई इज अ फेज ग्रेडियंट। नाउ दिस इज द प्लान ऑफ इंसिडेंट, ओके। तो ये मैंने आपको पीपीटी भेजी थी, वो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब फर्दर अपन क्या देखना रह गया अपने को,
पैरेलल पोलराइजेशन और परपेंडिकुलर पोलराइजेशन देखना रह गया ना, तो वो अपन देख लेते हैं। अरे इस पीपीटी में किसी को डाउट है क्या? बोलो। नो सर। किसी को डाउट है तो बता दो, मैं अगेन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। चलो ये भी हो गया है। चलिए ये चैप्टर सबसे बड़ा है अभी तक, यहाँ तक अपनों ने देख ही लिया था। और ये दोनों फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बता दिया कि किस प्रकार से डेरिवेशन होता है ना, तो आप चाहो तो डेरिवेशन वहां पे रिफर कर सकते हो उस पीपीटी में। और के स्क्वायर बराबर में ये बताया था मैंने, जो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के बराबर होता है, तो आप वहां से भी आप शो कर सकते हो कि दिस इज द मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और ये वाली क्वांटिटी मैंने बता दिया कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो रहता है, ई और एच के, इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जब प्रोपोगेशन कांस्टेंट के साथ, तो ये वैल्यू आती है, जो अभी डेरिवेशन में जस्ट अभी देखा है आपने, है ना। तो कुछ नहीं रह गया इसमें, और यहाँ पे इसको डेरिवेशन करने का एक तरीका है, तो बाकी आप चाहो तो रिफर कर सकते हो। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लान वेव। ओके, तो उसको जब सोल्व करते हैं रियल पार्ट लेके, तो ये इक्वेशन ओके ड्राइव आती है। अब यहाँ पे के आई एक्स का मतलब आप चाहो तो वहां से रिफर कर सकते हो कि दिस इज इक्वल टू कोस फाई एक्स बीटा। ओके, बीटा कोस फाई एक्स, हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू ये होती है अगर नहीं दी हुई। और जब आपकी वेव इस प्रकार से इंसिडेंट करती है ना, तो आप यहाँ पे एंगल के थ्रू निकालते हो। तो अभी जस्ट कल हमने सारे एंगल से ये निकाल लिया था, K1 K2 K3 सॉरी K1 निकाल लिया था, ये तीनों निकाल लिए थे आई थिंक, है ना। बोलो, ऑब्लिक इंसिडेंट के सारे एंगल निकाल लिए थे। लास्ट में क्या बचा रह गया था, एक मिनट, है ना, या ओके, ये वाला भी अपने देख लिया था, स्नेल लॉ देख लिया था, स्नेल लॉ मैंने बता दिया था। और ये किसके, ये दोनों की वैल्यू भी मैंने बता दी थी कि इस प्रकार से कैसे आती है दोनों की दोनों। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैंने बता दिया था आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है ना। म्यू इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, तो ये इसके बराबर होता है। अगर नॉन मैग्नेटिक मीडिया है, नॉन मैग्नेटिक मीडिया के लिए क्या हो जाएगा, म्यू आर की वैल्यू 1। ओके, तो जैसे म्यू आर की वैल्यू 1 लिखोगे, तो एप्सिलॉन आर अंडर रूट एप्सिलॉन आर के ही बराबर होता है। ओके, तो ये भी देख लिया था। और रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है, ये आपको पता चल ही गया है। तो फर्दर आप चाहो तो इन दोनों का क्या ले सकते हो, स्नेल लॉ के थ्रू, स्नेल लॉ के थ्रू आप डायरेक्टली इसका क्या कहते हैं अपन, डिवाइड करके दोनों कंपोनेंट को इस प्रकार से लिख सकते हो। तो बात बराबर ही पड़ती है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इन्होंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। n1 क्या है, n2 क्या है, n1 n2 नथिंग इज बट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू म्यू। एक्चुअली म्यू से रिप्रेजेंट ना करते हुए इन्होंने n से रिप्रेजेंट किया है, तो n बराबर हमेशा ध्यान रखना म्यू होता है। म्यू को मैंने स्टैंडर्ड इसलिए रखा है क्योंकि अपनों ने म्यू लास्ट टाइम भी देखा हुआ है, क्योंकि 12th के ऑप्टिक्स में म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे n की बजाय म्यू से रिप्रेजेंट किया। आप चाहो तो n से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो n बराबर क्या होता है, यहाँ पे शो भी किया हुआ है इन्होंने, है ना। तो n आप इन टर्म्स ऑफ सी में भी लिख सकते हो, तो वो कुछ नहीं है, सी तो वैसे ही कट जाएगा, दोनों में सी इक्वली होता है, इसलिए सी कट ही जाता है। तो इन टर्म्स आप म्यू1 में ही रहना देना ज्यादा बेटर रहता है, ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, इसने लो जब भी अपन लगाएंगे ना, इसमें और क्या रह गया है, तो यहाँ पे शो भी किया है n1 इज इक्वल टू सी बाई u1 एंड n2 इज इक्वल टू सी बाई u2। सोल्व करने पे अपना ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगा। ओके, आर द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द मीडिया, या इंडेक्स भी बोलते हैं ना। Based on this general primacy oblique incident, we will now consider two special cases, one with electric field perpendicular to the plane of the incident and the other with the electric field parallel to it. Any other polarization may be considered as a linear combination of two of this case. Okay, तो ये आपको याद रखना है। तो अपन मैंने बता दिया था पैरेलल पोलराइजेशन किसे कहते हैं लास्ट टाइम, पता है ना, बोलो। यस सर। या तो पैरेलल पोलराइजेशन में क्या केस रहता है, जल्दी बताओ। दिस इज द प्रोपगेशन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी पैरेलल रहती है इस इंटरफेस के, तो उस केस में, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है, वाई डायरेक्शन में निकली हुई। और यहाँ पे मैंने शो कर दिया, दिस इज द वाई डायरेक्शन, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, और दिस इज सॉरी जेड डायरेक्शन। ओके, और दिस इज योर एक्स डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट के हो गया। अब यहाँ पे के इंसिडेंट है तो दिस इज एंगल थीटा आई। कल अपनों ने ड्राइव कर लिया था के आई के वाई और के टी के आर और के टी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे आज यूज करूंगा उस चीज का, थीटा ट्रांसमिटेड एंगल और दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव थीटा आर। दिस इज फर्स्ट मीडिया, दिस इज सेकेंड मीडिया, मैंने बता दिया है आपको। दिस इज बीटा वन, यहाँ पे बीटा वन है। बीटा वन आपको पता है किसके बराबर है, ओमेगा अंडर रूट म्यू वन आर वन के। इसी प्रकार से बीटा टू किसके बराबर है, ओमेगा अंडर रूट म्यू टू आर टू के। दिस इज फर्स्ट मीडिया। सेकंड मीडिया के पैरामीटर भी आपको पता है, दिस इज एप्सिलॉन वन और म्यू वन, और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन टू म्यू टू, ठीक है। दोनों मीडिया को मैंने डिफाइन कर दिया और दिस इज जेड बराबर 0, दिस इज द मीडिया इंटरफेस, इसको मीडिया इंटरफेस बोलते हैं, ओके। जहां से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रकार से डिवाइड होती है जैसे वो टकराती है। तो ये दो केस हो गए। अब यहाँ पे अपन ये वाला जो केस कौन सा ले रहे हैं, कौन सा पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं, जल्दी बताओ, बोलो यार। पैरेलल पोलराइजेशन। Yes, parallel polarization. Why? Because the electric field is parallel to this interface. That's why we are saying it is a parallel polarization. Now, parallel polarization में अपनों ने ये चीज डिफाइन कर ली है। उसके बाद के आई अपनों ने बता ही दिया था लास्ट टाइम, के टी भी बता दिया था ट्रांसमिटेड, और के आर भी बता दिया था। तीनों एंगल आपको पता है, तो तीनों फेस सॉरी इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट आपको मैंने बता दिया था। और इस प्रकार से वेव, दिस इज द डॉट कन्वेंशन ऑफ एच फील्ड और दिस इज ई फील्ड। नाउ फर्दर अगेन यहाँ पे ई फील्ड और एच फील्ड किधर रहेगी, जल्दी बताओ। रिफ्लेक्टेड वेव के लिए एच फील्ड किधर रहेगी, सर माइनस जेड डायरेक्शन। माइनस वाई डायरेक्शन बच्चे, ये जेड डायरेक्शन है या वाई डायरेक्शन मैंने डॉट में, वाई डायरेक्शन को मैंने डॉट्स में रिप्रेजेंट किया है, ओके। इसलिए चल ये आपने देख लिया पैरेलल पोलराइजेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपन ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे ड्राइव करेंगे, उसके लिए आपको इंसिडेंट इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं इसका इतना सा केस ले रहा हूँ, कितना सा, इतना सा पार्ट ले रहा हूँ। तो इस पार्ट को आपको देखना है। तो इस पार्ट में आप देखो भैया, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रकार से आ रही है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट लिखना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का जो ई वेक्टर, ई नोट वेक्टर होता है ना, उसको निकालना पड़ेगा आपको। ये ई नोट वेक्टर फर्स्ट, सबसे पहले ई नोट वेक्टर को बताना पड़ेगा। तो ई नोट वेक्टर के किस प्रकार से निकलेंगे, देखो आपका ई नोट वेक्टर एक प्लान में, एक तो कौन से प्लान में, जेड बराबर जेड और एक्स प्लान में, ठीक है। इसलिए अपन पैरेलल पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई एक्स जेड प्लान में, तो अपनों को यहाँ पे 90 डिग्री पे लाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट तो ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा कंपोनेंट कैसा हो जाएगा, ऊपर की ओर। दिख गया आपको, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, सॉरी थीटा आई, यस और नो। यस सर। और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंसिडेंट है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाता हूं, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री होगा थीटा आई, और ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, बोलो यार 90 माइनस थीटा। यस सर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा आई, क्लियर है। यस सर। हाँ अब थीटा आई है, तो ये बताओ ई आई इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे, ई नोट कोस सॉरी साइन थीटा आई, कौन सी डायरेक्शन है, माइनस जेड डायरेक्शन, इसलिए माइनस जेड एक जेड लगा देंगे ना बाद में अपन। और ये वाला कौन सा होगा जल्दी बताओ, ई नोट कोस थीटा आई, क्लियर है। यहाँ पे आप देखो शो भी किया हुआ है, एक एक्स डायरेक्शन में कोस थीटा है, दिख रहा है आपको, दिस इज द एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो कोस थीटा आई एक एक्स, और माइनस किसमें है, यहाँ पे माइनस डायरेक्शन आ रहा है, ई नोट साइन थीटा आई, दिस इज ई नोट साइन थीटा आई एक जेड, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक जेड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया आपको, बोलो यार। यस सर। या अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं इस चीज को। प्रोपोगेशन कांस्टेंट के अपन ने ड्राइव कर लिया था कल, दिस दोनों की दोनों डायरेक्शन बीटा वन
ये बीटा आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर लो, दिस इज बीटा 1 कोस थीटा आई और बीटा 1 साइन थीटा आई, ठीक है, के लिए। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट लिखना है, तो E बराबर इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, तो सबसे पहले तो इस कंपोनेंट को लिखना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को लिखेंगे तो पहला कंपोनेंट क्या है इसका, जल्दी देखो यहाँ पे भी देखो, ई आई नोट भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बिकॉज इट इज ए ई नोट आई इंसिडेंट है, इसलिए आई से भी आप आई भी सफिक्स डाल सकते हो चाहो तो मैं ई नोट आई दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, पहला रह जाएगा कोस थीटा, बोलो यार कोस थीटा आई एक cos थीटा माइनस sin थीटा हाँ एक एक्स है ना, एक एक्स माइनस साइन थीटा माइनस sin थीटा आई एक z। एक जेड, क्लियर हो गया। यस सर। या अभी तो इतना लिखा है, अब ई टू की पावर में लिखना बाकी रह गया अपना, ई टू दी पावर कितना होता था, याद है, ई टू की पावर माइनस जे के डॉट आर होता है ना, आर क्या है जल्दी यस बताओ, सर। पोजीशन वेक्टर एक्स कोमा वाई कोमा जेड, यस सर। या अब के वेक्टर अपनों को यहाँ से पता चल जाएगा, के वेक्टर किस, एक तो जेड डायरेक्शन में, दूसरा एक्स डायरेक्शन में, पता है आपको, डॉट प्रोडक्ट आपको परफॉर्म करना है, तो ई टू की पावर माइनस बीटा, देखो यहाँ पे दोनों में बीटा बीटा 1 दोनों में बीटा 1 है, तो इसलिए बीटा 1 डायरेक्ट बाहर निकाल रहा हूँ, तो बीटा 1 यहाँ पे रह जाएगा माइनस जे बीटा 1, अंदर क्या बचेगा, ये वाली टर्म, एक तो कोस थीटा आई और दूसरा साइन थीटा आई, तो कोस थीटा आई और साइन थीटा, ये एक जेड डायरेक्शन में दूसरा एक्स डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करके दे रहा हूँ है ना, तो दिस इज नाउ क्या हो जाएगा, दिस इज साइन थीटा आई इंटू कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स का एक्स, ठीक है, प्लस माइनस साइन तो कहीं से कहीं तक पिक्चर में नहीं है, दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और कोस थीटा आई और ठीक है। अब वाई डायरेक्शन में क्यों नहीं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में आपके यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है प्रोपोगेशन कांस्टेंट का, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो ही आएगा, ओके। यस सर। या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कैसे लिखा, यस सर। और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के लिए ऐसे आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आनी चाहिए उस चीज के लिए ना, तो मतलब अगर आपको ज्योमेट्री आती है, एंगल निकालना आता है, तो आप इजीली सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिख दिया फॉर इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फर्दर आपको क्या लिखना है, एच फील्ड, एच फील्ड कैसी है मैंने बताया था, बताओ जल्दी, एच फील्ड किस डायरेक्शन में, जेड अरे माइनस बोलो, वाई सर। बाय डायरेक्शन सर, बाय डायरेक्शन। इंसिडेंट की बात कर रहे हैं ना बच्चों, या देखो इंसिडेंट कन्वेंशन कौन सा यूज किया, डॉट में ना, यस सर। तो यहाँ पे प्लस 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 वाई डायरेक्शन में ना एच फील्ड, यस सर। तो कौन सा कंपोनेंट है, केवल एक ही कंपोनेंट है इसका, ओनली वाई। यस ओनली वाई, तो यहाँ पे इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है, एच नॉट ए केप वाई, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट तो दोनों में सेम ही रहता है, इसलिए ये पूरी पिक्चर इसमें एज इट इज आ जाएगी, टू द पावर माइनस ऑफ जे बीटा 1, क्योंकि बीटा 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मीडियम में चल रहा है, और दिस इज साइन थीटा आई एक्स प्लस cos, हाँ एक एपेक्स नहीं आएगा ना बच्चे, मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया उसका, ओके। यस सर। या तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट वेव, तो यहाँ पे शो भी किया हुआ है, दिस इज, आप यहाँ पे चाहो तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपने मेरे रिलेशन बताया है कि आपको इंसिडेंट के टर्म में कैसे लिखते हैं, इंपेडेंस के टर्म में, h इज इक्वल टू एच नॉट इज इक्वल टू ईटा, सॉरी नॉट अपॉन ईटा। यस ईटा 1 हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ईटा। यस ई नॉट अपॉन ईटा, ओके। तो दिस इज फॉर्मूला में आप चाहो तो यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं इसको लिख ही देता हूँ डायरेक्टली, तो ये कितना हो जाएगा, ई आई ओ अपॉन ईटा 1, ईटा 1 का मतलब पता है ना आपको, यहाँ पे अपन एयर मीडिया या फिर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं ओनली, सिग्मा पिक्चर में ही नहीं है, तो ईटा 1 की वैल्यू किसके बराबर है जल्दी बताओ, म्यू बाई एप्सिलॉन के, म्यू 1 बाई एप्सिलॉन 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 120 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू r1 अपॉन एप्सिलॉन r1, क्लियर है, तो ईटा 1 बराबर ये क्वांटिटी है, तो आप चाहो तो इसको रिफर कर सकते
अब फर्दर क्या रह गया है, आपको रिफ्लेक्टेड वेव के लिए निकालना है। तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए अगेन अपन वही डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए अपन यहाँ ऊपर की साइड कर लेते हैं। तो दिस यू कैन सी योर रिफ्लेक्टेड वेव, दिस मैं अगेन बना रहा हूँ आपको। एक्चुअली क्या इसमें आपको एंगल्स पता होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में कौन सी चीज जा रही है। दिस इज थीटा आर, ठीक है। हाँ, अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की साइड है, ठीक है। और ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन क्या है एच फील्ड की, माइनस वाई डायरेक्शन में। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द माइनस वाई डायरेक्शन, है ना। हाँ, एच फील्ड तो ई फील्ड तो ये रही है। तो सबसे पहले आपको ई फील्ड को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ, ई फील्ड को लाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, है ना, 1 मिनट, है ना, थोड़ा सा कि जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से इससे टकराएगी, ठीक है। जैसे ही टकराएगी तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा आर, दिस एंगल 90 माइनस Yes, sir. थीटा। और ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा आर। 90